आज हम टॉपिक कर रहे हैं समास, समास की परिभाषा और समास के भेद। तो सबसे पहले देखो समास होता क्या है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है? समास। ध्यान से देखो परिभाषा को। जब दो या दो से अधिक, तो जैसे मैं लिखती हूँ उदाहरण, रसोई के लिए घर। अब देखो यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है और इनके मिलने से जो एक नया सार्थक शब्द बनेगा हम बना देते हैं, बन जाएगा रसोई घर। तो जो ये रसोई घर बना ये क्या है? समास है। एक और परिभाषा लिखी है मैंने शॉर्ट में इसकी। शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। देखो संक्षिप्त रूप क्या होता है? संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त ये बताए, जैसे मैं कहूँ राजा का पुत्र, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे राजपुत्र, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत रूप तो क्या लिखा जाएगा? राजा का पुत्र। तो ये अंतर होता है। संक्षिप्त मैंने बहुत सारे शब्दों को एक कर देना, ठीक है, छोटा रूप। संक्षिप्त मैंने छोटा रूप, और विस्तृत यानी बड़ा रूप, ठीक है। समझ गए होंगे समास की परिभाषा। आगे देखो, फिर होता है समस्त पद। क्या होता है? समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तीसरे नंबर पे होता है समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह से समस्त आप समझ सकते हो, अलग अलग करना, है ना। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? समास विग्रह। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे विद्यालय, ठीक है। अब विद्यालय है, इसके पदों को अलग अलग कर देते हैं तो हम क्या लिखेंगे? विद्या के लिए आले, ठीक है। विद्या के लिए आले। तो ये सारे क्या हैं? पद हैं। देखो बच्चे पद और शब्द में अंतर नहीं जान पाते, तो क्या डिफरेंस होता है पद और शब्द में? शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ राम स्कूल जाता है, तो राम शब्द है, स्कूल शब्द है, जाता शब्द है। लेकिन अब मैं इन सबको वाक्य में प्रयुक्त कर दूँ, मैं ये कह दूँ राम स्कूल जाता है, तो अब जो यहाँ पे राम स्कूल जाता है शब्द नहीं है, क्या है? पद है, ठीक है। आगे देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम अव्ययभावी समास। मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है पेपर में और बहुत आसान है। तो क्या है अव्ययभावी समास की परिभाषा? जिस समास का पहला पद अव्यय हो। देखो अव्यय क्या होता है? अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकारी। अविकारी यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता, वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय होते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने स्पेस छोड़ा है इसमें अभी कुछ और बताऊंगी तुम्हें। अव्ययभावी समास और द्वंद्व समास में कुछ एग्जाम्पल कॉमन होते हैं, लेकिन आप उसको ध्यान से समझोगे तो अंतर पता कर पाओगे। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे दिनों दिन, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया दिन रात। अब देखो दोनों ही मैंने योजक का प्रयोग किया है, योजक चिन्ह का, इसमें भी लगाया है, इसमें भी लगाया है। अभी तक हम करते आए हैं ना कि जिसके बीच में योजक चिन्ह हो वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन
अव्ययभावी समास में भी आता है योजक वाला चिन्ह। तो कैसे इसको हम देखेंगे, कैसे इसका अंतर करेंगे? अब ध्यान से देखो, पहला एग्जाम्पल, यहाँ मैंने लिखा है दिनों, यहाँ लिखा है दिन। देखो शब्द तो एक ही है, यहाँ भी दिन की बात हो रही है, यहाँ भी दिन की, बस यहाँ बहुवचन के रूप में है, यहाँ एक वचन के रूप में, इतना ही अंतर है। तो अगर बीच में योजक चिन्ह लगा है और शब्द एक जैसा है, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, अगर बीच में योजक चिन्ह लगा है और शब्द एक जैसा है, तो वो हमेशा उदाहरण होता है किसका? अव्ययभाव समास का। रख लोगे ध्यान। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा है। मैंने कहा है दिन रात। अब दिन और रात क्या है? विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम शब्द है। अगर बीच में योजक चिन्ह लगा है और शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, 1% में कहती हूँ आपको, विपरीत शब्द भी नहीं पता माना किसी चीज़ का, आपको इतना तो पता है कि यहाँ दिन लिखा है, यहाँ रात, शब्द एक दूसरे से अलग है। अगर शब्द एक दूसरे से अलग हैं तो वो किसका उदाहरण होगा? द्वंद्व समास का। किसका उदाहरण होगा? द्वंद्व समास का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे। पहला है यथा समय। यथा समय, यथा समय अव्ययभावी समास का उदाहरण है और इसका विग्रह करेंगे तो होगा समय के अनुसार। क्या होगा? समय के अनुसार। मैं आपको आगे मीनिंग्स भी बताऊंगी नीचे, लेकिन एक बार पहले ऊपर पढ़ लो। आज जन्म। आज जन्म का मतलब क्या होता है? विग्रह जन्म भर या जन्म पर्यंत। बाकायदा, कायदे के अनुसार। बेशक, शक के बिना। निडर, बिना डर के। हर रोज, रोज रोज। दिनों दिन, अब ये बताया ही था मैंने आपको, यहाँ पे बिंदी रह गई शायद। अब पहचान। अब देखो बच्चे कहेंगे मैडम तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम कैसे याद करें? आपको रटाफिकेशन नहीं करना, आपको जो मैंने नीचे ये पहचान लिखी है सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको मीनिंग ही बता देती हूँ ताकि यथा का कोई भी एग्जाम्पल आए। यहाँ तो मैंने यथा समय लिखा है, यथामिति भी आ सकता है, यथा विधि भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको यथा का मीनिंग होता है अनुसार। यथा का मीनिंग होता है अनुसार, या आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। आ का मतलब होता है भर या पर्यंत। भर का मतलब भर ही रहेगा। नी का मतलब होता है बिना। नी का मतलब क्या होता है? बिना। हर का मतलब हर ही। और बा का मतलब होता है अनुसार ही। बा का मतलब अनुसार। और बे रह गया, बे का मतलब भी होता है बिना। आप इन शब्दों को याद रखोगे, फिर कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आप उसको कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यथा का मतलब अनुसार, आ का मतलब भर या पर्यंत, भर का मतलब हरी, नी का मतलब बिना, बे का मतलब भी बिना होता है, हर का मतलब हर और बा का मतलब अनुसार। अब देखो इनसे अलग मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल दूँ, आप फटाफट कर दोगे। मैंने लिखा यथा विधि। ठीक है, अब हमें पता है कि यथा का मतलब अनुसार है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सिर्फ अव्ययभावी समास में आएंगे, यानी अव्ययभावी समास के शुरुआत में आपके ये शब्द आएंगे। अगर किसी भी उदाहरण में आपको ये शब्द शुरुआत में दिखें तो आप कौन सा उदाहरण कर दोगे उसको? अव्ययभावी समास का। ये 100% श्योर है, इस बात का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। तो यथा आ गया, ये तो हमें पता चल गया किसका उदाहरण है? अव्ययभावी समास का। ठीक है, और अगर इसका विग्रह करने, जब भी अव्ययभावी समास का विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो देखो क्या करते हैं। यथा का मतलब है अनुसार, तो जो सेकंड वाला पद होता है उसको पहले उठाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना समास में 2 पद होते हैं। कौन कितने होते हैं? 2 पद। पहले वाले को कहा जाता है पूर्व पद।
क्या कहा जाता है? पूर्व पद। और दूसरे को कहा जाता है उत्तर पद। या अपनी लैंग्वेज में कहे पूर्व पद यानी पहला पद, और उत्तर पद यानी दूसरा पद। ठीक है। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद। सॉरी, इसको लिख लेना आप। सॉरी, कहाँ कर रहे थे हम? यहाँ पे मैंने आपको कहा था यथा विधि। अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था यथा विधि। ठीक है। अब मैंने कहा आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है इसमें अव्ययभावी समास में कौन सा पद उठाते हैं? दूसरा, पहले दूसरा। तो विधि, पहले विधि लिख लेते हैं। और यथा का मतलब क्या होता है? अनुसार। तो विधि के अनुसार कर लिया। किसी प्रकार का कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। और देख लो, जैसे बाकायदा। ठीक है। बाकायदा मैं यहाँ लिख दूँ बा फायदा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बा का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अनुसार। तो फायदे के अनुसार। समझ गए होंगे आप सब। आगे चलें। और इसका मैंने आपको बता ही दिया था, दिनों दिन। ठीक है। अगर ये है तो कौन सा है? अव्ययभावी समास। और जब विग्रह करेंगे तो दिन ही दिन। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, रातों रात। तो क्या हो जाएगा? रात ही रात। एक शब्द और लिख लेना बच्चे, मैं शायद यहाँ पे नहीं। अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में प्रति आ जाए, ठीक है, अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में प्रति आ जाए तो वो भी किसका उदाहरण होगा? अव्ययभावी समास का। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहती हूँ प्रत्येक। प्रत्येक किससे मिलकर बना होता है? प्रति जमा एक से। यही होता है ना इसका संधि विच्छेद। क्या होता है? प्रति जमा एक। ठीक है। और प्रत्येक की बात कर रही हूँ यानी हर एक की बात कर रही हूँ। प्रत्येक मैंने क्या होता है? हर एक। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यानी इसका विग्रह एक एक। ठीक है। या एक ही एक। तो इजी है, कर लोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वंद्व समास बहुत आसान है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास। और सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये बीच में चिन्ह। अंतर मैंने आपको बता दिया। अगर ये चिन्ह है और शब्द एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे से अलग है, तो द्वंद्व समास होगा। और अगर बीच में योजक चिन्ह है और शब्द एक जैसे हैं तो वो क्या होगा वहाँ पे? अव्ययभावी समास। तो और या का प्रयोग होता है इसके बीच में। ठीक है। जैसे माता पिता, तो क्या आ जाएगा? माता और पिता। लाभ हानि, लाभ और हानि। गुण दोष, गुण और दोष। सुख दुख, सुख और दुख। राजा और रंग। थैंक यू।